चलो हेडिंग आप लोग डाल लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नोट करो हेडिंग है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, अब समझो इसके बेसिक को समझो, आगे इसको मैं नोट करा रहा हूँ। एक तो यह है कि कंडक्टर है यह हमारा AB या मेटेलिक कंडक्टर है, इस पर हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। दो केसेस समझो, इस कंडक्टर पर हमने क्या किया, कोई भी वोल्टेज नहीं लगाया, ऐसे है जैसे पेन है तो ऐसे पड़ी हुई है। मेटेलिक कंडक्टर है मीन्स इसमें करंट का कंडक्शन हो सकता है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें अवेलेबल है। तो ध्यान से देखो, तुमने पढ़ा होगा एक टर्म जो है ब्राउनियन मोशन, यह हमारी समझ से बायोलॉजी में होगा। ब्राउनियन मोशन पढ़ा है तुम लोगों ने? यह एक साइंटिस्ट ब्राउनियन मोशन, देखो यह एक साइंटिस्ट का नेम है ब्राउनियन। इसने बताया कि बेसिकली गैसेस के अंदर, वहाँ से मैं आता हूँ यहाँ कंडक्शन में, यह गैस है, इसमें डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं। गैस के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल रैंडम मोशन करते रहते हैं। मीन्स कभी इस डायरेक्शन में मोशन करेंगे, कभी इधर मोशन करेंगे, कभी इधर मोशन करेंगे, कभी इधर मोशन करेंगे। इनकी डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती है। क्लियर है? यही बात ब्राउनियन साइंटिस्ट ने बताया कि गैस के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वह एनी डायरेक्शन में एनी टाइम मोशन करते रहते हैं। कोई फिक्स नहीं है कि कब इसकी डायरेक्शन आपस में बदल जाएगी। अब आते हैं हम लोग कंडक्टर में। कंडक्टर के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर फ्लो करा सकता है, तो उस कंडक्टर के अंदर आपने पढ़ा है क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। जिस मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, मेटल की बात कर रहा हूँ, तो उस फ्री इलेक्ट्रॉन जब इस मेटल के अंदर मूव करते हैं तो इनकी भी डायरेक्शन जो है एट रैंडम होती है। डायरेक्शन कैसे होगी? एट रैंडम, किसी भी डायरेक्शन में यह मूव कर सकते हैं। आगे समझे? तो अब मेरा मेन सेंस यही है कि मेटल के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वह किसी भी डायरेक्शन में मोशन करते रहते हैं। ठीक, इस समय इनका जो पाथ होता है, यह पाथ स्ट्रेट लाइन होता है। ऐसे पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। यह आपसे MCQ में पूछा जाएगा। कोई कंडक्टर है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया है, तो इसका जो पाथ होगा, ये पाथ कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा और इनके मोशन करने की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। यही रीजन है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के ऊपर नहीं लगाते हैं तो हमारी जो नेट करंट होती है वह जीरो। आगे समझ में? क्यों? अगेन समझो, फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर क्या है? एट रैंडम मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट की क्या डेफिनेशन है? मोशन ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो अब सपोज करो कि यह मेटेलिक कंडक्टर है, या मान लो कि मेटेलिक कंडक्टर है, तो हमने कोई वोल्टेज नहीं लगाया है, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वह एट रैंडम किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे हैं। यदि मूव कर रहे हैं तो यदि हम डिफिनीशन के हिसाब से देखें कि मोशन ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट, तो इसमें करंट फ्लो होनी चाहिए, लेकिन रियली करंट फ्लो नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं,
इनका हम रिजल्टेंट डायरेक्शन देखें तो वह आपकी आती है 0। जैसे सपोज करो कि इसमें हमने एक प्लेन ले लिया, अब इस प्लेन के एलांग जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनका रिजल्टेंट डायरेक्शन देखेंगे तो क्या है 0। यही रीजन है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में कंडक्टर के अंदर कोई भी नेट करंट हमारी फ्लो नहीं। ठीक, तो यहाँ हाँ बोलो। देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, मैंने पूरा नहीं बनाया है। तो अब यह है कि इनका रिजल्टेंट निकालोगे। रिजल्टेंट मतलब सबका रिजल्ट लोगे ना। मान लो इसमें 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो 1000 फ्री इलेक्ट्रॉन रैंडम क्या करेंगे, मूव करेंगे अलग अलग वेलोसिटी से। अब इनका हम रिजल्टेंट निकालें, रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालें, तो वह रिजल्टेंट आ जाता है 0। जब रिजल्टेंट 0 हो गया मूवमेंट का तो क्या बताओगे, चार्ज का मूवमेंट हुआ ही नहीं रिजल्टेंट, तो करंट की वैल्यू क्या होगी 0। आगे समझ में? ऐसे समझो। और जैसे एक इलेक्ट्रॉन का, हम एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें, इलेक्ट्रॉन इधर गया, इलेक्ट्रॉन इधर आया, इधर गया, इधर गया, इधर आया, इधर आया, इधर आया। आगे समझ रहे हो? एट रैंडम है। तो अब यह बोल रहा है कि अब इसका हम सभी का रिजल्टेंट निकालें तो रिजल्टेंट आता है 0। तो रिजल्टेंट मोशन क्या आ गया 0। इलेक्ट्रिक करंट की क्या डिफिनीशन है, मोशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज के मोशन का रिजल्टेंट ही 0 हो गया तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो इसमें 2 ही MCQ पूछे जाएंगे, एक तो वन लाइनर में कि व्हाट इज द रीजन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक करंट इज 0 व्हाइल फ्री इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूविंग। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, उसके बावजूद भी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या है 0। हाँ लिखवाएंगे, ये तो भाई समझा रहा हूँ। अभी गिफ्ट वेलोसिटी लिखवा लो कि इसको क्वेश्चन आंसर फाइल में लिखवा दो। ठीक, और इसका जो पाथ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर है? दूसरा इसमें MCQ क्या बनेगा, अब इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर लिया। बोलो, बैटरी से कनेक्ट कर लिया, यह V वोल्ट की बैटरी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर डेवलप होगा। इस कंडक्टर में यह इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर डेवलप होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन होगा बता चुके हैं किधर मोशन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर मोशन करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। अब क्या होगा, यह जो फ्री इलेक्ट्रॉन है सब क्या चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दें। अब यह अभी तो टेंडम जा रहे थे, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर जा रहा था। ऐसे रूम में मान लो कि फ्री इलेक्ट्रॉन है, कोई नॉर्थ जा रहा है, कोई साउथ जा रहा है, कोई ईस्ट जा रहा है, कोई वेस्ट जा रहा है। अब हमने बैटरी जोड़ दिया, जब बैटरी जोड़ दिया सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड ईस्ट से वेस्ट आ गया, इधर आ रहा है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन, तो जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उसके ऊपर फोर्स किधर से लगेगा, ईस्ट से वेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा, वेस्ट से ईस्ट। आगे डिवाइड करता हूँ, पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगता है, नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कहाँ से कहाँ है, ईस्ट से वेस्ट, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे सब पर फोर्स क्या होगा, वेस्ट टू ईस्ट लगेगा, उल्टा लगेगा। अब देखो, अब मान लो कोई इलेक्ट्रॉन नॉर्थ में जा रहा था, उस पर फोर्स किधर ले जाएगा, ईस्ट की तरफ, तो वह इलेक्ट्रॉन ऐसे मुड़ेगा कि नहीं। वो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, पहले टेंडम था, नॉर्थ की ऐसा नहीं, साउथ, इधर साउथ है, साउथ की तरफ जा रहा था इधर, अब क्या फोर्स लगेगा तो ऐसे घूम के इधर जाएगा ईस्ट की ओर। कोई मान लो इस कार्नर पर जा रहा था, इस पर फोर्स किधर लगेगा, ईस्ट की ओर, तो किधर जाएगा, ऐसे लगेगा। तो अब आपसे पूछा जाए कि इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर पर हम इसको बैटरी से जोड़ दिया या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, दोनों बात सेम है, बैटरी से जोड़ दो
या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दो। अब आपसे पूछा जाए कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है इसका पाथ कैसा होगा, तो क्या बताओगे? बोलो, इसका पाथ कैसा होगा तो क्या बताओगे? स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्या होगा? बेवकूफों, इधर बोला इलेक्ट्रॉन जा रहा था, अब तुम इधर जा रहे हो, तुमको एक थप्पड़ मारा पूरब की ओर, तो क्या ऐसे नाक जाओगे ना, ऐसे घूम जाओगे, तो तुम्हारा पाथ क्या होगा? कर्व हो जाएगा। अब कौन सा कर्व बनेगा या नहीं बता पाओगे, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन के घूमने की डायरेक्शन ही नहीं पता है कि कौन किधर जा रहा है। तो यहाँ पर तुम्हें एक लाइन में देखना होगा कि यदि हम कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट कर दें या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो उसका जो पाथ होगा वो क्या होगा? इतना ही पूछा जाएगा। मेरी बात क्लियर हो रही है? आप ऐसे इधर जा रहा है इलेक्ट्रॉन और उसका फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, तो क्या होगा? ऐसे तुरंत तो ऐसे नहीं हो जाएगा ना, वो क्या होगा? जैसे साइकिल से इधर जा रहे हो, तुम इधर फोर्स लगाओ तो तुरंत तो नहीं हो जाओगे, डायरेक्शन चेंज होगी, बल्कि क्या होगी? कर्व पाथ का होगा। तो यह तुम्हें दो चीजें, एक एमसीक्यू यह आ सकता है, दूसरा एमसीक्यू यह आ सकता है। तीसरा जो वो क्वेश्चन आएगा 1 मार्कर में कि इनसाइड द कंडक्टर फ्री इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली मूव बट व्हाई इलेक्ट्रिक करंट इज 0। समझ रहे हो? यह आएगा कि क्यों आपकी इलेक्ट्रिक करंट 0 होगी। नोट क्लियर है? अब इसको नोट कराऊंगा। अरे समझ में आ गया? हम कंक्लूजन नोट कराएंगे। इतना हमें समझ से नोट करने की जरूरत हो तो कर लो, ना करने की जरूरत हो तो मत करो। समझ में तो आ ही गया होगा ना? जिस वो तो लिखवाना है, फिगर तो नोट करना है तो नोट कर लो, नहीं करना है तो मत करो। यह हमने आपको समझाने के लिए किया है, एग्जाम में फिगर नहीं बनाना है। आगे समझ बात? जो कंक्लूजन है वही करना है। 1 to 1 मार्कर में आएगा, 2 लाइन में बताना होगा कि हमारा फ्री चार्ज हमेशा मूव करते रहते हैं, फिर भी इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के अंदर नहीं प्रोड्यूस होती है। दूसरा, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फ्री इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा होगा। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर पाथ कैसा होगा। 3 क्वेश्चन हमने बता दिया। ब्राउनियन का हमने नाम ले लिया, उसके बारे में तुम केमिस्ट्री में यूज कर सकते हो उसका। आ गया समझ में? अब आते हैं हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यह भी समझना। अब देखो, कंडक्टर को हमने क्या किया? बैटरी से कनेक्ट कर दिया। यही कंडक्टर था, पीछे फिगर। इस कंडक्टर को हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब आते हैं हम लोग मेन ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर लिया, प्लस माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस डायरेक्शन में काम करेगा। अब देखो, यह कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था। बोलो, फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था। पहले एट रैंडम था, अब क्या हुआ? एक प्रॉपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्यों? तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगेगा, तो सभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में बेंड करने की कोशिश करेंगे, और जब कोशिश करेंगे तो इनका पाथ कैसा होगा? कर्व पाथ होगा। अब जब यह जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो इसके अंदर हैवी पॉजिटिव चार्ज भी होंगे। नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन समझते हो ना? किसी भी मेटल के एटम से इलेक्ट्रॉन का बाहर हो जाना। जब इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया तो उसका जो रेजिड्यू है वो क्या होगा? पॉजिटिव आयन। पुलिसा समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या बचा? पॉजिटिव आयन बचा। अब इलेक्ट्रॉन का वेट क्या है? बहुत कम होता है। एक बार बता चुका हूँ, कोई बता सकता है? इलेक्ट्रॉन का वेट मास कितना होता है? लिखवाया हूँ, लिखवाया नहीं? बताओ। 6.2 into 10 to the power 6. अरे ये काव्या सही बता रही है। 9.1 इंटू 10 के पावर माइनस 31। ठीक है, तो बहुत इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है। बोलो, बहुत हल्का है। और जो पॉजिटिव आयन है उनका वेट काफी हैवी होता है।
तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगा, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से जाएगा तो रास्ते में उसको कौन मिलेगा? पॉजिटिव आयन। तो पॉजिटिव आयन से क्या होगा? टकरा जाएगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? पॉजिटिव आयन से कोलाइड कर जाएगा। अब देखो, इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का है और पॉजिटिव आयन बहुत हैवी है इन कंपेयर टू उसको, क्योंकि जैसे आयन है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें बता दूं, कॉपर का Fe ले लो, आयरन का कंडक्टर, इसका कोई बता सकता है एटॉमिक वेट क्या होता है? 56 होता है, ठीक है। इसके अंदर प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन का वेट तुमको बताएं, किसी को याद है? 6.67 इंटू 10 के पावर -26, ठीक। तो क्या है कि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में 2741 क्या हुआ? 10,000 गुना है। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन आयन है तो खूब ज़्यादा ठीक ठाक होंगे। मान लो 85 प्रोटॉन है तो 50 से और मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरा कहने का सेंस है कि रफली देख लो, जो पॉजिटिव आयन है उसका जो मास है या वेट, मास ले लो, वह इलेक्ट्रॉन के मास के कंपेयर में एटलीस्ट 10,000 टाइम, 10,000, ठीक। अब तुम अपना इमेजिनेशन खुद करो इसको, कि तुम हो जैसे दौड़ लगा रहे हो और आगे एक ऐसा आदमी है जिसका वेट तुमसे 10,000 गुना ज़्यादा है, ठीक है ना। जैसे काव्या 50 की है मान लो, और 50 में 10,000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा? नहीं ऐसे मत बोलो। 50 में 5,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25,000 केजी है। अब 25,000 केजी का एक आदमी खड़ा चुपचाप, ठीक, और काव्या खूब तेजी से दौड़ लगाते हुए गई और उससे टकरा गई। व्हाट हैपन? क्या होगा? अरे क्या तुम्हें इमेजिन नहीं कर पा रहे हो क्या होगा? कभी खुद देख लो ना अपने पीछे वापस आ जाओ। पहले होगा कि तुम्हारा जब वहां जाओगे तो पहले तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा कि आगे करना है, ठीक है। यानी जब इलेक्ट्रॉन उससे टकराएगा तो पहले वही क्या होगा? बेहोश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उठेगा, फिर उसको कहा जाएगा कि तुम आगे बढ़ो, इसको फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन को। तो जब इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से टकराएगा, ठीक है, प्रैक्टिकली देख सकते हो वीडियो बनेगा कि दीवार से टकरा करके जो है, ठीक। तो क्या होगा? पहले वहीं तुम गिर जाओगे, अगेन तुमको कहा जाएगा, फोर्स लगाया जाए, मतलब कहा जाए कि तुम उठ के चलो, तो अगेन आगे उठ के चलेगा, अगेन गिरी गोइंका की दीवार आ गई तो फिर टकराएगा। यानी आफ्टर कोलिजन इलेक्ट्रॉन मोस्टली काइनेटिक एनर्जी लूजे या 100% का, पहले तो गिर जाएगा उसके बाद उठेगा। तो क्या होगा? टकराया, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? 0। बोलो क्लियर? अब क्या हुआ कि उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगेगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब अगेन वो वेलोसिटी क्या करेगा? गेन करेगा, और अगेन इलेक्ट्रॉन तेजी से मूव करेगा। तब तक कुछ टाइम बाद क्या होगा? दूसरा पॉजिटिव आयन मिल गया। अब क्या होगा? उससे भी टकराएगा, जब उससे टकराएगा तो अगेन उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, नहीं होगी, क्योंकि 50,000 टाइम्स बड़ा है आयन, तो उससे अगेन वेलोसिटी 0 हो गई। अब क्या हुआ? फिर वहाँ 0 हुआ, फोर्स तो ऑलरेडी लगी रहा है, अगेन उठेगा, फिर आगे बढ़ेगा। अब क्या होगा? उसका एवरेज निकालो। एक बार टकराया, गिरा, फिर उठेगा, एनर्जी पाएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड से, फिर आगे बढ़ेगा। तो इसका जो एवरेज डिस्प्लेसमेंट होगा वो काफ़ी कम हो जाएगा, बरोबर है। पहले 0 हुआ, फिर धीमे धीमे वेलोसिटी बढ़ेगी, जब तक वेलोसिटी बढ़ी तब तक क्या होगा? फिर कोलाइड कर गया, अगेन 0 हुआ। तो ध्यान दो, यह टाइम इंटरवल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन, एक बार टकराया, अगेन दूसरी बार टकराया, तो इन 2 कोलिजन के बीच का जो टाइम है इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम।
इसको हम क्या टर्म यूज करेंगे? Relax. रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम समझ में आ गया कि टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव इंटरवल ऑफ कोलिजन। बोलो कैसे डिफाइन करोगे? टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। हाँ सर जो आपने इन्होंने बताया था कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब सारे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आए, तो फिर सर कैसे अंदर तक वो कोलिजन होगा? नहीं, बाहर कहाँ निकले? आपने बोला कंडक्टर बाहर आ गए और अंदर पॉजिटिव वाले बचे हैं, आपने यही बताया। नहीं, हमने ये नहीं बताया। हमने बोला कि पहले एटेंडम चल रहे थे, अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे। तो आगे तो जैसे मान लो यही रूम है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव ऐसे तो है। तो जब यह आगे बढ़ेंगे, ये तो मैंने एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया था, तो उसमें क्या है, उसमें क्या है कि यह इलेक्ट्रॉन अटेंडम डायरेक्शन में चलेंगे, वहाँ भी कोलिजन होगा। लेकिन वहाँ भी कोलिजन होगा तो कोलिजन के बाद वहाँ रुक जाएंगे, उनको इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल नहीं रहा है। बोलो है नहीं? तो जो कोलाइड कर गए वहीं रुके रहेंगे काफी टाइम तक, आगे लोग घूमेंगे। अब मैं तो वो बाहर नहीं जाएंगे। अब ये जो इसमें देखो बैटरी लगी हुई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर का काम कर रहा है, तो फोर्स किस पर लगाएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन पर। फ्री इलेक्ट्रॉन आगे दौड़ेगा, लेकिन रास्ते में कौन पड़ेगा? पॉजिटिव आयन, उससे टकराएगा। टकराने के बाद वेलोसिटी क्या होगी? जीरो हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उस पर कंटिन्यूअस फोर्स लग रहा है। तो अगेन एक्सीलरेट होगा, अगेन कोलाइड किया। तो मैं बता रहा हूँ पहला टर्म रिलैक्सेशन टाइम, कि टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम इंटरवल है दैट इज नोन एज रिलैक्सेशन टाइम। आगे समझो। अब इसकी एवरेज डिस्टेंस करें। जैसे मान लो हमने 10 सेकेंड की बात की या 20 सेकेंड की, इलेक्ट्रॉन मान लो कहाँ से चला कहाँ पहुंचा, तो क्या होगा? गिरते पड़ते जाएगा। तो उसका जो एवरेज वेलोसिटी निकालोगे, एवरेज स्पीड निकालोगे, वो काफ़ी कम होगा नहीं होगा? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो कोई एक्सीलरेट भी हो रहा है, बोलो, अगेन गिर रहा है, जीरो हो रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो यह जो उसकी एवरेज वेलोसिटी आई है, उसी एवरेज वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट से मतलब है कि रुक रुक करके वो चल रहा है। तो जो एवरेज है वह एवरेज क्या होगी? कम होगी काफ़ी। और तुम्हें बता दूं कि इसकी वैल्यू, एक मिनट, इसकी वैल्यू जो है, जो बाई कैलकुलेशन है एग्जैक्ट, वह आती है 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, या उसको अप्रॉक्स क्या ले लो, 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। हाँ अब पूछो तुम। एवरेज वेलोसिटी का मतलब है कि जैसे इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ से, अभी अटेंडम जा रहा है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, जीरो वेलोसिटी हो गया। तो अगेन यहाँ से यहाँ आया, अभी अटेंडम ही चल रहा है कर्व पाथ पर, अगेन टकराया और लास्ट में मान लो दरवाजे तक, डोर तक गया। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वह यहाँ से लेके इस डोर तक ही होगा ना। लेकिन वह टाइम कैसे गया? इधर जा रहा है, फोर्स के नाते इधर आया, फिर कोलाइड किया, फिर कोलाइड किया, तो यह टाइम क्या होगा? ज़्यादा लगेगा ना, क्योंकि रुक रुक करके जाएगा। तो टाइम उसको क्या लगा? ज़्यादा लग रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो काफ़ी कम हो रहा है। तो इसीलिए एवरेज वेलोसिटी क्या आ रही है? काफ़ी कम आ रही है। और यही एवरेज वेलोसिटी हमारी कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू होती है 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो समझ सकते हो 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड क्या है? काफ़ी कम है। ठीक, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब इसको कंक्लूजन समझो। ये तो मैंने पूरी इसकी स्टोरी समझा दी। एग्जाम में इतना तो लिखना नहीं होगा, तुम्हें एक लाइन 2 लाइन अधिक से अधिक लिखना है, तुम्हें 1 मार्क में आएगा। तो अब समझो इसकी डिफिनीशन। जब किसी कंडक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया जाए, या किसी कंडक्टर को बैटरी से ऐड कर दिया जाए, बात दोनों सेम हुई ना। किसी कंडक्टर को क्या किया हमने? बैटरी से कनेक्ट कर दिया, या हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। तो उस समय एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन
इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है, उस पर फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आगे समझिए। किसी को डाउट हो तो बताओ, मैं 2 लाइन का लिखवा दूँ, ठीक है? बिकॉज यह तुम्हें बुक में या किसी उसमें बहुत एक्यूरेट या डेफिनेशन मिलेगी नहीं तुम्हें। बोलो साल में डेफिनेशन पहले लिखवा दीजिए। लिखवा दें? लिखो। व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ बैटरी, व्हेन कंडक्टर इज कनेक्टेड विथ बैटरी, ब्रैकेट में कर लो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। बात वही हुई ना, सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, ब्रैकेट क्लोज, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ, देन एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ब्रैकेट में कर लो चार्ज कैरियर, चार्ज कैरियर, ब्रैकेट क्लोज, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is known as drift velocity, known as drift velocity. Its order ITS, its order is 1.1 millimeter per second. That is very small, that is very small in compare to, in compare to random velocity of, in compare to random velocity of free electron। ब्रैकेट में कर लो ऑर्डर ऑफ 100 मीटर, ऑर्डर ऑफ 100 मीटर। बता रहा हूँ, मीनिंग यह है ऑर्डर ऑफ 100 मीटर के यह है कि जैसे डिफरेंट टाइप के वो कंडक्टर हैं, ठीक है? तो उसमें किसी में रैंडम वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड होती है, किसी में 300 मीटर पर सेकंड होती है, किसी कंडक्टर में 500 मीटर पर सेकंड होती है, किसी में 1200 मीटर पर सेकंड होती है। यह डिपेंड करता है कंडक्टर टू कंडक्टर। आगे समझना? तो हमने एक रफली ले लिया कि जो रैंडम वेलोसिटी है वो क्या है, लगभग 100 के आस से एबव क्या है, सब में। तो 100 मीटर पर सेकेंड क्या है, रैंडम वेलोसिटी। यानी जब आपको कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई नहीं किया, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े नहीं थे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन इतने मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कभी इधर कभी इधर कभी इधर जा रहे थे। किसी में 300 मीटर पर सेकेंड, किसी में 400, किसी में 500। आगे समझ। और जब इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से अप्लाई कर दिया तो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में वो इनका क्या हमने बताया, ऑर्डर ऑफ 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड और 200 या 300 मिलीमीटर पर सेकेंड क्या है, इनमें बहुत डिफरेंस है, लगभग 10,000 के आसपास का डिफरेंस है। वही मैं बता रहा था कि यह हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी
यह इतनी कम है और इसी से हमारी करंट प्रोड्यूस होती है। एक डायरेक्शन में हुआ वही हमें क्या करेगा, करंट को प्रोड्यूस करेगा, यह कम है। आगे समझना। अब एक तुम्हारे इन टेस्ट क्वेश्चन में है थियोरेटिकल, उस पर काफ़ी चीज़ें तुम्हें हम यहाँ डिस्कस कर दिए। एक तो पाथ का है, वहाँ पूछा जाएगा। दूसरा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो कर्व पाथ। तीसरा ये देखो कॉमन सेंस में कि जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन कॉपर के अंदर, आयरन के अंदर या सिल्वर के अंदर मूव करेगा और करंट फ्लो करेगी। अब उसमें तुम्हारा इन टेस्ट क्वेश्चन में है कि यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है, मीन्स 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब हम यह है कि यहाँ हमने स्विच ऑन किया, स्विच ऑन किया तो अब क्या देखो फैन क्या है, तुरंत चलना शुरू किया। यदि इसकी मैथ को देखें तो फ्री इलेक्ट्रॉन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड चलेगा, तो फैन का कनेक्शन यहाँ है, बोलो है ना, या एसी का कनेक्शन यहाँ है, स्विच का है ना वहाँ है। यदि वह फ्री इलेक्ट्रॉन 1 मिलीमीटर पर सेकेंड से चलेगा तो एसी को चालू होने में कितना टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। पता चला 6 बजे की क्लास है तो 7 बजे एसी चालू हो रहा है, भाई 1 मिलीमीटर 1 सेकेंड में जाएगा ना, तो समझ सकते हो, क्लियर है। या तुमने वहाँ किया और छत पर स्टेयर पर बल्ब लगा है, नीचे तुमने बल्ब ऑन किया, तुम पूरे 3 स्टोरी चढ़ गए तब तक बल्ब आने नहीं होगा। आगे समझ पाते हैं। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया है कि यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम है फिर भी जब हम इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस को ऑन करते हैं तो उनके ऑन होने में कोई टाइम क्यों नहीं लगता है, क्यों? यहाँ तो देख लिया हमने कि इसकी वैल्यू, या न्यूमेरिकल भी करोगे तो यही वैल्यू आती है, कहीं 2 मिलीमीटर पर सेकेंड, कहीं 3 मिलीमीटर पर सेकेंड, कहीं 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड, कहीं 0.2 मिलीमीटर पर सेकेंड, समझ लो। लेकिन यह डाटा 1.1 तुम्हें बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए इसको याद रखोगे। वो मटेरियल टू मटेरियल ड्रिफ्ट वेलोसिटी थोड़ी वेरी करती है, लेकिन यह स्टैंडर्ड डेटा है, इसको आप याद रखोगे। तो अब यह समझो तुम लोग अपने कॉमन सेंस से बताओ कि जो इलेक्ट्रिक करंट पास होने के लिए है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी 1 मिलीमीटर पर सेकेंड को हम लेके चल रहे हैं, उसी से करंट प्रोड्यूस होती है। लेकिन जब हम स्विच ऑन करते हैं, बोलो ठीक है, तो हमारा एपरेटस इमीडिएट मतलब माइक्रो सेकेंड की लैगिंग होती है। हमने ऑन किया और मिली सेकेंड या माइक्रो सेकेंड की लैगिंग पर वो क्या होता है, ऑन हो जाता है। वो है तो कोलिजन होती है तो बहुत ज़्यादा, अरे पहुंचेगा तो 1 मिलीमीटर की स्पीड से ना। इलेक्ट्रॉन भी तो इलेक्ट्रॉन ही की बात कर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी है, चार्ज कैरियर की है। हाँ। तो चार्ज कैरियर की ही जो एवरेज स्पीड है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या है, 1 मिलीमीटर 1.1 जो मैंने डेटा दिया तुमको। तो सर एक यहाँ पे जैसे कंडक्टर है इसमें पॉजिटिव फ्री चार्ज है अंदर इसके, तो उसी क्योंकि चार्ज कैरियर से ही वो फ्लो करेगा तो करंट फ्लो करेगी। हाँ तो ऐसे सर एपरेटस के बाहर ऐसा चार्ज है कि मतलब उसकी स्पीड देखो एपरेटस के, ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं। सुन लो, एपरेटस के बाहर जो कनेक्टिंग वायर होगा ना, तो कनेक्टिंग वायर से कोई मतलब मेरा रहता नहीं है, वायर फ्री इलेक्ट्रॉन की ही बात है। वेलोसिटी इतनी कम है और करंट तभी फ्लो होगी जब मोशन ऑफ चार्ज हो और वो चार्ज वहाँ पहुँच जाए। तो सर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा प्रेजेंट है। फ्री इलेक्ट्रॉन ही तो, फ्री इलेक्ट्रॉन का तुम्हें नंबर बता दूँ मेटल के लिए। अच्छा एक चीज़ और है, समझो दोनों चीज़ें एक साथ एक्सप्लेन करता हूँ मैं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, कौन बताएगा, अनुश्री? एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बोलो, बहुत बार बता चुका हूँ। 1.6 into 10 to the power minus 9 बोलो। तेज बोलो ना, अभी तो बोला नहीं सुन नहीं पाया। 1.6 into 10 to the power हमारे वो minus 19 तो बोल तो दिया, तेज बोलो। हमें सुनाई देना, 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 पूरा, बोलो ठीक है। ये बताओ ये जो एसी है कितने एम्पियर करंट लेती है?
वोल्ट होता है कम, मतलब ये एसी काफ़ी अच्छी करंट लेती है, 5 एम्पियर 6 एम्पियर तक जाता है। अब एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है, 10 के पावर -19 कूलम। इतना कम चार्ज होने के बाद बड़े बड़े एपरेटस आप चला लेते हो, एसी चल जाता है, कूलर चल जाता है, मिक्सर चल जाता है। तो दो चीज़ों का जवाब मैं एक साथ आपको समझाऊंगा, अगेन आप घर पे आप देखेंगे उसमें बुक में है। तो ये भी कुछ समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो बहुत कम है ना, -19। इसका जवाब सुन लो। होता क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है मेटल के अंदर, जो एटम का कंसंट्रेशन होता है, वह करीब करीब हर मेटल में ऑर्डर ऑफ 10 के पावर 29 होता है। 10 के पावर 29, समझ मेरी बात। तो अब यह हुआ कि इनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा ही चार्ज है उस पर, क्यों? तो उससे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा चार्ज फ्लो होगा। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पावर 10 to the power 29 मीन्स 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वह क्या होगा, 10 के पावर 29। तो यह क्या है, अरबों और खरबों में होते हैं। तो यदि थोड़ा भी चार्ज है, मल्टीप्लाई करोगे तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज आपको मिल जाएगा, एक बहुत बड़ा चार्ज मिलेगा ना, जिसके कारण आपको जितना चाहो उतना आप करंट आप ले सकते सही बड़ी डेंसिटी किसमें होगी, 10 की पावर हैं। 29 पर मीटर क्यूब, मतलब हाँ, कंडक्टर, जो हमारा कंडक्टर यूज कर रहे हो, जो आप अभी बोले थे। कंडक्टर मीन्स जैसे कापर का ले लो, आयरन का ले लो, हाँ ठीक, कापर ले लो, आयरन ले लो, तो इनके पर मीटर क्यूब में 10 के पावर 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज आपको क्या मिल गया, और चार्ज का फ्लो ही है। ये तो क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बहुत कम होने के बावजूद भी हम डिजायर्ड करंट ले लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या बताओगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होते हैं, वेरी इनॉर्मसली लार्ज होते हैं, बहुत ज़्यादा अधिक होते हैं, इसलिए हमें रिक्वायर्ड चार्ज हमें मिल जाता है। बोलो क्लियर। अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर, कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी कम होने के बावजूद भी, बोलो, हम जैसे ही स्विच ऑन करते हैं विदिन मिली सेकेंड माइक्रो सेकेंड आपका एपरेटस काम करने लगता है। इसके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल समझो। इलेक्ट्रिक करंट कैसे डेवलप होगी, फ्लो ऑफ चार्ज। बोलो क्लियर हुआ। अब यह है कि सपोज करो कि तुम्हारी, हमने क्लास ओवर हो गई, ठीक, और बगल वाले हमारे क्या स्पाइसी किचन वाले वो जानना जा रहे हैं कि यार बच्चे कब निकल रहे हैं, ठीक, और तुम्हें बहुत धीमे धीमे स्पीड से जा रहे हो, ठीक है, तो उनको लगेगा यार छुट्टी हुई 7 बजे, बच्चा निकल रहा 7:30 बजे। बट है क्या कि जैसे सपोज करो कि यही डोर है, ठीक, एकदम धीमे धीमे निकलो, तो जब निकलोगे तो यह डोर के पास ही खड़ी है, मान लो एक वहाँ लगा दिया, तो जैसे मैं बोलूँगा कि क्लास ओवर, तुरंत यह स्लो स्पीड से भी निकलेगी तो गेट के बाहर निकल जाएगी। बोलो निकल जाएगी। तो जो ऑफिस में मेरा बंदा होगा तो क्या देखेगा, जैसे छुट्टी हुई एक बच्चा दिखाई दे दिया, इरिस्पेक्टिव किसने कितना धीमे धीमे चल रही, जैसे काव्य का धीमे धीमे चल रही है। तो अब क्या है, जो वहाँ जो बंदा वहाँ है बैठा हुआ ऑफिस में, वो तो यही कहेगा ना कि छुट्टी हो गई, कैसे पता चला, सानवी निकल गई बाहर। बोलो निकल गई ना, भले अब क्या धीमे धीमे सब निकल रहे हैं, लेकिन वहाँ जो बैठे वाले को क्या पता चल जाएगा कि अब सर ने क्लास ओवर कर दिया। सेम कहानी वही है कि यह कंडक्टर है, यहाँ से वायरिंग होकर के फैन तक गई है, बोलो फैन तक गई है ना। अब तो हमारा जो भी कंडक्टर है, कॉपर वायर है, ये कहाँ तक फैला हुआ, वहाँ तक है, फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ तक है, बोलो फैला नहीं। जैसे मैंने यहाँ स्विच ऑन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरे कंडक्टर में क्या होगा, फैल जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जो फैलने की जो स्पीड होती है वह स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट। हाँ,
तो सर ये डिफरेंट मेटल्स के लिए अलग अलग होगा? क्या स्पीड? हाँ। नहीं, सबके लिए, कोई भी मेटल हो। इसीलिए आप यह जो तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नहीं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो अलग होगी अभी। वही तो मतलब कॉपर वायर के सबसे ज्यादा अलग, इसमें से कॉपर वायर यूज हाँ, करते हैं। कॉपर इसलिए यूज करते हैं। अब मैं देखो 10 के पावर, देखो जब भी मैं आर्डर की बात करता हूँ तो समझ लेना उससे 2 एक पावर आगे या 2 एक पावर कम। भाई कोई कंडक्टर होगा 29 की बजाय 33, 34 हो जाएगा। कोई कंडक्टर होगा 25, 26, 25, बट दैट इज ए वेरी ह्यूज नंबर। बोलो है कि? अब आ जाओ इसमें कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, अब ये होगा ना कि कैसे कितने टाइम में जनरेट होगा, तो इसकी जो स्पीड होती है वह स्पीड होती है स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट पता सबको 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और उसको सेंटेंस में बोलोगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। बोलो क्लियर है? अब मैंने यदि यहाँ स्विच ऑन किया तो अब यहाँ जो फैन है या किसी की 10 मंजिली बिल्डिंग है, 3 मंजिली है, कितनी डिस्टेंस होगी? 50 मीटर की हाइट होगी बिल्डिंग की, 100 मीटर होगी। अब नीचे स्विच लगाया, बल्ब ऊपर लगाया तुमने, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने में कितना टाइम लगेगा? वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो 100 मीटर अपॉन 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो कितना टाइम लगेगा? लगभग 3 × 10 के पावर -6 सेकेंड। मान लो बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 200 मीटर की है, तो कितना टाइम लगेगा? 3 × 10 के पावर -8 सेकेंड। तो क्या तुम उसको इमेजिन कर पाओगे, काउंट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। यही रीजन है कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पहुंचाया वहां पर। इलेक्ट्रिक फील्ड 3 × 10 के पावर -6 सेकेंड, तो समझ सकते हो ना, 0.00050 लगाने बाद इतने सेकंड में इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गया। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश हो गया तो फैन के पास कंडक्टर पूरा उसके इंड तक गया होगा, मोटर तक गया होगा। वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वह क्या होगा? एक्सीलरेट हो जाएगा, मतलब उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगेगा। तो वहां का जो इलेक्ट्रॉन है वह 1.1 मिलीमीटर पर सेकेंड। तो जहां मोटर में पावर का कनेक्शन है वो डिस्टेंस क्या होती है? डिस्टेंस ही नहीं होती है। बोलो, कोई गैप डिस्टेंस तो होती नहीं है। तो वहां का इलेक्ट्रॉन मतलब थोड़ी भी स्पीड से चला, जैसे वह गेट पर इसको खड़ी कर दो काव्य आप वहां, अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ऑफिस में चली जाएगी ना, एकदम धीमे धीमे चलती है। तो अब क्या है कि उसकी स्पीड कितनी है? फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड कितनी है? 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। अब वहां तक तो वायर गया है, मोटर तक वायर गया है, तो यदि उसने 1.1 मिलीमीटर, वहां डिस्टेंस तो है नहीं, तो वहां पर होता क्या है कि लास्ट इंड का जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। और जैसे मूव करेगा इलेक्ट्रिक करंट, तब तक पीछे वाले भी क्या है? धीमे धीमे अपना मूव करते हुए निकल जाएंगे। तो फैन को इलेक्ट्रिक करंट इमीडिएट मिल गई। हाँ यस, इसमें एक प्रॉब्लम आती है जो आप देखते हो कि जैसे मैंने ऑन किया तो ऑन तो तुरंत हो गया, लेकिन फैन को स्पीड पकड़ने में कुछ टाइम लगा। टाइम लगा नहीं लगा? मीन्स फैन ऑन इमीडिएट हो जाएगा, लेकिन स्पीड क्यों इसकी कम है? क्योंकि उसकी पूरी करंट नहीं मिल रही है। बोलो, स्पीड क्यों कम है? उसकी पूरी करंट नहीं मिल रही है। तो बताओगे कि जैसे स्विच ऑन करेंगे तो लास्ट इंड का जो इलेक्ट्रॉन होगा तुरंत वह मोशन में आ जाएगा, और जैसे ही तुरंत मोशन में आ जाएगा तो फैन चलना स्टार्ट कर देगा। ऑल्दो यह कह सकते हो, बट उसको स्पीड पकड़ने में क्या होता है? टाइम लग जाता है, कुछ टाइम लग जाता है। क्यों? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन की इंड वाला तो वहाँ चला गया, जो पीछे वाले हैं धीमे धीमे क्या है वो पहुँचते हैं, और जब एक प्रॉपर एक रेट में पहुँचने लगते हैं तो हमारा फैन क्या होता है? स्पीड में आ जाता है। बोलो क्लियर हो गया? लिखवा देंगे। अरे इतना पहले समझ लो, नहीं लिखवा दूंगा। बोलो क्लियर हो गया? तो 2 चीजें क्लियर हो गई कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज बहुत कम है, उसके बावजूद भी हमें सफिशिएंट
करंट की क्वांटिटी मिल जाती है। इसका लॉजिक क्या हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑर्डर ऑफ 10 के पावर 29 है, तो कम वैल्यू होने के बावजूद भी जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक सफिशिएंट चार्ज मिलता है और करंट मिल जाती है। आगे समझ में। दूसरा हमने क्वेश्चन क्या था कि हम स्विच को ऑन कर कि although the drift velocity is very small but whenever we on the switch electrical operators working instantly। बोलो क्लियर है। तो क्या बताया कि लास्ट इंड का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइट की स्पीड से डेवलप होता है और लास्ट इंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत हरकत में आता है और तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और मोटर ऑन स्टार्ट होना शुरू हो जाती है, बट उसको पिकअप पकड़ने में टाइम लगता है क्योंकि जो पीछे के इलेक्ट्रॉन है वो धीमे धीमे वहाँ पर पहुँचे। बोलो क्लियर हो गई। पाथ भी क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके। एक पॉइंट अभी लिख लो, लेकिन भूल जाएगा। आप ऊपर लिखना, हेडिंग के ऊपर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वो अब करंट डेंसिटी वाला है तो वहाँ जगह तो होगी नहीं आपके पास, तो आप यही ऊपर लिख लो। जिसमें जगह थोड़ी बहुत हो, एक लाइन लिखना है, एमसीक्यू में आता है। यदि करंट डेंसिटी में जगह हो तो वहाँ लिख लेना, नहीं है तो यही ऊपर लिखो, नोट्स आप पढ़ोगे याद हो जाएगा। देखो करंट, सुन लो, करंट डेंसिटी का हमने लिखवाया फार्मूला J=σE, प्रूफ कराए हैं। तो J=σE, सिग्मा हमारा क्या है, कंडक्टिविटी है। तो J=σE लिख लो, J=σE एक अल्टरनेट फॉर्म ओआर, आर दोनों पूछा जा सकता है, आर वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। यह आपको हम नई चीज बता रहे हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है एमसीक्यू में। नहीं समझे? अल्टरनेट तो समझते हो। अल्टरनेट का मतलब है कि इक्वेशन वही है, उसका फॉर्म दूसरा है। यानी ओम्स लॉ का दूसरा कह लो, दूसरा इक्वेशन भी मान सकते हो। एक तो V=IR ओम्स लॉ है। अरे बोलो हाँ नहीं। ओम्स लॉ तुम्हारा V=IR है, 10th में पढ़े, हमने भी पढ़ा दिया था। ओम्स लॉ V=IR है, तो इसको ओम्स लॉ को दूसरी तरह से लिखना हो तो हम वेक्टर J=σ × वेक्टर ही लिख सकते हैं। बोलो आगे समझ में? या कह दिया वेक्टर, आप राइट डाउन व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, तो आप वहाँ V=IR खोजोगे, मिलेगा नहीं। आगे समझ में? तो वहाँ ये मिलेगा वेक्टर J=σ × E। बोलो क्लियर? यस सर। अब क्यों पन्ना पलट, हमने बोला नहीं मिला तो ऊपर लिख लो आपके कॉपी में। अब आते हैं जो तुम्हारे इस चैप्टर की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन में है कि डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। हेडिंग डाल दो भी। हाँ हो गया टाइम? सर अभी आपको समझ में नहीं आएगा, है कल बताइएगा। अरे टाइम क्या हो गया? तो टाइम भी हो गया है। गलत मत बोलना। सच में कसम से। हाँ यार करेक्ट। चलो टाइम